प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज, आरा। पिछले वर्ग में स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 के द्वितीय पेपर में साहित्य के इतिहास दर्शन का अध्ययन करना है। इस पेपर में इससे संबंधित कई वर्ग हो चुके हैं। इतिहास दर्शन पर चर्चा हुई है, इतिहास और साहित्य इतिहास के अंतर पर चर्चा हुई है, साहित्य क्या है इस पर चर्चा हुई है, साहित्य इतिहास क्या है इस पर भी चर्चा हुई है। और पिछले क्लास में हमने साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांत की चर्चा आरंभ की है और पृष्ठभूमि रूप में हमने बहुत सी बातें आपके सामने रखी थी और वर्ग लंबा होने के कारण विराम दिया गया था। जब विराम की स्थिति आई थी तब हम चर्चा कर रहे थे कि इतिहास लेखन में कुछ दृष्टिकोणों को आधार बनाकर इतिहास लिखा जाता रहा है, जिसमें साधारणतः ईश्वर तंत्रीय, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी या हम संरचनावादी भी कहें, इन सब दृष्टिकोणों का उपयोग होता रहा है। और यह भी बताया था कि साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांतों में भी किसी न किसी रूप में इन्हीं इतिहास दर्शनों का उपयोग हुआ है। अर्थात मुख्य रूप से 5 दर्शन हैं: ईश्वर तंत्रीय, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मार्क्सवादी और राष्ट्रीय या संरचनात्मक। तो इसमें से ईश्वर तंत्रीय दृष्टिकोण का साहित्य के इतिहास लेखन की प्रारंभिक अवस्था में उपयोग किया गया है। भक्त कवि नाभादास का भक्तमाल इसका उदाहरण है। भक्तमाल में भक्तों के चरितगान में यानी भक्तों की चारित्रिक प्रशंसा में इसी दृष्टिकोण का उपयोग हुआ है। और कई कवियों के बारे में चर्चा हुई है, कई कवियों का चरित्रगान हुआ है। हिंदी के भक्तिकालीन कवि जैसे कबीर, सूर, जायसी, तुलसी आदि भी इससे प्रभावित है।
लेकिन इस दृष्टिकोण के आधार पर कोई भी साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया। यह दृष्टिकोण भक्तों की अंधभक्ति और उनके मिथ्या विश्वास पर आधारित है। भक्त का भगवान पर अटूट विश्वास होता है, उसकी अटूट आस्था होती है और भक्ति में संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। शुक्ल जी ने कहा, सा परा अनुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में अत्यधिक अनुरक्ति ही भक्ति है। तो इस तरह से भक्तों की अंध भक्ति और मिथ्या विश्वास पर आधारित है यह। इस आधार पर साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया। ईश्वर तंत्रीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को साहित्य इतिहास दर्शन के अंतर्गत परिगणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व में हम जिन तत्वों की चर्चा कर चुके हैं उन तत्वों से ये मेल नहीं खाते हैं। साहित्य इतिहास लेखन में मुख्यतः 3 दृष्टिकोण का उपयोग हुआ है: वैज्ञानिक, मार्क्सवादी और राष्ट्रीय। इसमें अधिकांश लेखकों ने विधेयवादी अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली का ही उपयोग किया। मार्क्सवादी जो दृष्टि है वह भी मूलतः वैज्ञानिक है और इसका भी मूल आधार विधेयवाद है। और विधेयवाद की व्याख्या अगर देखनी हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस इतिहास में उन्होंने विधेयवाद की पूरी व्याख्या की है। तो मार्क्सवादी दृष्टि का भी मूल आधार विधेयवाद है, जबकि राष्ट्रीय दृष्टिकोण इन दोनों दृष्टिकोणों से असंपृक्त है। और साहित्य इतिहास दर्शन के रूप में जब वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया गया तो 2 अतिरेकवादी दृष्टिकोण भी उत्पन्न हो गए। पहले दृष्टिकोण के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति को साहित्यिक इतिहास दर्शन के क्षेत्र में अभिन्न माना गया और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार कलाओं के ऐतिहासिक अध्ययन को विज्ञान मानने से इनकार किया गया। पहले वर्ग ने कलाकारों के ऐतिहासिक अध्ययन को कलाकारों की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर उसे अन्य स्थलों पर स्थापित कर दिया और दूसरे वर्ग ने अपनी दृष्टि मात्र कलाकारों की मौलिकता पर रखी। पहले वर्ग ने साहित्यिक रचनाओं में परिस्थितियों को ही सब कुछ मानकर कलाकार के अंतस और प्रतिभा की उपेक्षा की और दूसरे वर्ग ने परिस्थितियों की उपेक्षा कर कलाकार की प्रतिभा को ही सब कुछ मान लिया। तो ये दोनों दृष्टिकोण जो हैं अतिरेकवादी हैं और पूर्व में बताए गए, इसके पूर्व के कक्षा में बताए गए उन नियमों, उन सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इन दोनों अतिरेकवादी दृष्टिकोणों से साहित्य इतिहास के निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई। क्योंकि वे संसार की सभी वस्तुओं को विशिष्टता के गुणों से युक्त मानते हैं। सच तो यह है कि इतिहास लेखन और साहित्य के इतिहास लेखन दोनों में सफलतापूर्वक वैज्ञानिक प्रणाली का ही उपयोग किया जा सका है। जिन रचनाओं का साहित्यिक इतिहास में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है
उनकी सार्वदेशिकता और विशिष्टता दोनों पर विचार करना आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि साहित्य का इतिहास लेखक सार्वदेशिकता और विशिष्टता के कारणों का उल्लेख करे। साहित्य के इतिहास लेखक के लिए यह स्मरण रखने की बात है, बिल्कुल आवश्यक है कि वह अतीत के फलक पर साहित्य इतिहास लेखक के लिए यह आवश्यक है कि अतीत को वर्तमान के फलक पर अतीत की तरह देखे। ठीक है, समझना है। अतीत को वर्तमान के फलक पर अतीत की ही तरह देखे। या देखना ही अतीत को है। देखेंगे हम वर्तमान में तो उसका भी कुछ असर होगा, और लेकिन देखना उसको अतीत की तरह ही है। उस युग की स्थिति, उस युग की परिस्थिति के अनुसार ही उसका विवेचन, विश्लेषण, उसकी व्याख्या होनी है। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं, ऐतिहासिक बोध राष्ट्रीय अथवा भाषागत विशेषताओं का विचार, फिर पार्थक्य में अंतर्निहित संपृक्तता का अभिज्ञान तथा युग की प्रवृत्तियों और विकास की चेतना जब प्रत्न तत्वानुसंधान वृत्ति से समन्वित होते हैं और शताब्दियों इसे एकत्र होती हुई सामग्री का वे अपने युग की इदांतता की दृष्टि से उपयोग करते हैं, तब साहित्य इतिहास का निर्माण होता है। अर्थात साहित्य इतिहास की सामग्री जो है वह शताब्दियों से एकत्र होती है, और आलोचना साहित्य और शोध साहित्य भी उसमें विपुल मात्रा में रहता है। और जब उसका सहारा लेते हैं और उसको देखते हैं, और उन शोधों को जब साहित्य इतिहासकार अपनी अंतर्भेदनी दृष्टि से तौलने के उपरांत निष्कर्ष निकालता है, तब वह सटीक साहित्य इतिहास होता है। अब नंबर सिंह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े समीक्षक हैं। वे भौतिकवादी साहित्य इतिहास लेखन प्रणाली के समर्थक हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत न करते हुए साहित्य के इतिहास को समझना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। केवल इसी प्रकार हम मानवता की मुक्ति के अंतिम संघर्ष में योग दे सकेंगे। अतीत का अविकृत और सत्यपूर्ण उद्घाटन ही वर्तमान में सक्रिय हो सकता है। अतीत का अविकृत अर्थात जैसा है, जैसा था वैसा ही, उसको विकृत नहीं करना है, उसमें विकृति नहीं लाना है। अतीत का अविकृत और सत्यपूर्ण उद्घाटन बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए। उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन, विश्लेषण बिल्कुल सच होना चाहिए, उसकी सही परख होनी चाहिए। और वे कहते हैं कि यह ऐतिहासिक भौतिकवाद से ही संभव है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त वैज्ञानिक इतिहास दर्शन के समर्थक, वैज्ञानिक अर्थात विधेयवादी, और वे कहते हैं कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास की भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए
विकासवादी सिद्धांतों का आधार ग्रहण करना आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि जो लोग इतिहास को भी कल्पना विलास और भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हुए उसे कला की श्रेणी में स्थान देते हैं, वे विकासवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को ही व्यर्थ समझे। गुप्त जी ने इतिहास लेखन के 5 सूत्र भी प्रस्तुत किए हैं, जो हैं प्राकृतिक सर्जन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के पूर्व ही हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी, जिसे ही वैज्ञानिक कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी साहित्य इतिहास की परिभाषा निश्चित कर चुके थे और जिसकी चर्चा हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें उन्होंने विधेयवाद की पूरी व्याख्या की है, पूरा ढांचा बताया है। उनका कहना है, शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जनता की चित्त वृत्ति को आचार्य शुक्ल जो है वो प्रधान मानते हैं और जनता की चित्त वृत्ति के अनुसार ही साहित्य में परिवर्तन होता है, क्योंकि साहित्यकार जो सृजन करता है वह जनता की चित्त वृत्तियों को आधार बना करके ही करता है और जनता की चित्त वृत्ति में बदलाव का मतलब है साहित्य में बदलाव। उसी बात को शुक्ल जी कह रहे हैं कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। कहने का मतलब जनता की चित्तवृत्ति इन आधारों पर परिवर्तित होती है। कभी परिवर्तन का आधार राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, सांप्रदायिक होगा और धार्मिक होगा। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। तो शुक्ल जी ने विधेयवाद की परिभाषा निश्चित कर दी और उन्होंने यह भी कहा कि तिथि क्रम और भूगोल इतिहास की 2 आंखें, इसको भूलना नहीं है। तो शुक्ल जी ने जो विधेयवाद की परिभाषा निश्चित की, हमें यह बतलाने में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि शुक्ल जी की निर्दिष्ट परिभाषा को विद्वान काट नहीं सके। इन्होंने जो कहा उसके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिस्थिति पर बल देते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर जोर देते हुए परिस्थिति की उपेक्षा की, जो साहित्य इतिहास लेखन की अवैज्ञानिकता का परिचायक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में उद्गम मीमांसा प्रणाली को अपनाया। उन्होंने परंपरा पर जोर दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर जोर दिया। उद्गम मीमांसा प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि साहित्य का जो विकास और विस्तार हुआ है, या हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदि काल है, उस आदि काल का ही पल्लवन आगे के कालों में हुआ है। हिंदी साहित्य के आदि काल में
समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियां बीजभूत रही हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में यह थोड़ा अंतर है। वैज्ञानिक इतिहास दर्शन का निर्माण परिस्थिति और परंपरा के समन्वय से होता है। परंपरा और परिस्थिति एक दूसरे के पूरक है, अर्थात परंपरा और परिस्थिति दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए साहित्य के इतिहास लेखक को आगे बढ़ना होगा। तो हमने देखा कि साहित्य इतिहास लेखन के 3 प्रमुख दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, मार्क्सवादी और राष्ट्रीय या संरचनावादी, के आधार पर 3 साहित्य इतिहास लेखन प्रणालियों का उपयोग किया गया है। वह भी आधुनिक काल में हुआ है। समानता के कारण वैज्ञानिक और मार्क्सवादी दोनों दृष्टिकोणों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ही परिगणित किया जाना उचित होगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदि हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों ने मूलतः वैज्ञानिक या विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन प्रणाली का ही उपयोग किया है। इसे ही माना है, इसे ही स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिज्ञा थोड़ी भिन्न रही है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में विधेयवादी प्रणाली की पूर्णतः अवहेलना नहीं की है। उद्गम मीमांसा प्रणाली को स्वीकार करते हुए भी विधेयवादी प्रणाली के सूत्रों को उन्होंने नकारा नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी ने अनेक पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों से भिन्न प्रतिज्ञा की है। निवेदन में वे कहते हैं, ऐसा प्रयत्न किया गया है कि हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से विच्छिन्न करके न देखा जाए। इसकी चर्चा भी हमने ऊपर की कि इन्होंने उद्गम मीमांसा प्रणाली के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में अपनी प्रतिज्ञा से भिन्न आचार्य शुक्ल की ही परंपरा का अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, लगभग उसी को इन्होंने अपनाया है। कार्य कारण संबंध निरूपण और अन्य जो बातें हैं। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने साहित्यिक इतिहास के कई नए पक्षों पर विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, जो कि इन्होंने 5 दिए: प्राकृतिक सर्जन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व, संतुलन। फिर भी वे आचार्य शुक्ल की परंपरा से भिन्न नहीं जा सके, अर्थात वह विधेयवाद के अंतर्गत ही है। इसके बाद इतिहास जो है, साहित्य का इतिहास जो है, और भी तरह का लिखा गया। सम्मिलित प्रयास से भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, धीरेन्द्र बर्मन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये सब सम्मिलित प्रयास से लिखा गया। कई विद्वानों ने कई खंडों में अपने अपने विचार रखे हैं और अलग अलग प्रभागों के अलग अलग समीक्षक और लेखक रहे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के बृहत आयोजन को आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा तब तक ठीक नहीं मानते जब तक कि लेखकों और कृतियों के प्रामाणिक विवरण और संपादित पाठ सामने नहीं आ जाते।
तो इस तरह से हमने साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांत की चर्चा की और 5 दृष्टिकोणों की चर्चा करते हुए हमने ईश्वर तंत्रीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उससे अलग किया और जो वैज्ञानिक मार्क्सवादी और राष्ट्रीय संरचनावादी दृष्टिकोण हुए उसमें मार्क्सवाद भी जो है वह विधेयवाद से ही मेल खाता है। दोनों में अंतर लगभग नहीं है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो है वह प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। इसलिए अगर साहित्य इतिहास लेखन का कोई उपयुक्त सिद्धांत है, कोई उचित सिद्धांत है, तो वह है वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया या विधेयवाद के आधार पर लिखा गया साहित्य इतिहास ही या साहित्य इतिहास दर्शन ही उचित साहित्य इतिहास दर्शन है और वही साहित्य का इतिहास सही साहित्य इतिहास माना जाएगा। तो संक्षेप में हमने चर्चा की। अधिक विस्तार बोझिल होता है। विधेयवाद को ठीक से समझने के लिए हम अपने छात्र छात्राओं को से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ें, जिसके आरंभ में ही इतिहास लेखन के आरंभ में ही उन्होंने विधेयवाद की जो है परिभाषा निर्धारित की है और उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन के आधार को बिल्कुल सटीक तरीके से स्पष्ट किया है और उस विधेयवाद को उनके परवर्ती साहित्य इतिहासकार लगभग मानते रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि थोड़ी सी भिन्न रही है, लेकिन घूम फिरकर वे विधेयवाद से अलग नहीं हो सके हैं। उद्गम मीमांसा की उनकी दृष्टि रही है और दरअसल में आचार्य शुक्ल की साहित्य इतिहास लेखन में जो कमजोरियां रही थी उन कमजोरियों को ही पकड़ने का प्रयास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के संबंध में बहुत सी बातें छांट दी थी, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जोड़ा और उसका परवर्ती साहित्य से सीधा संबंध स्थापित किया। जैसे कि सिद्धों और नाथों का साहित्य, जैनियों का साहित्य और कबीर के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस तरह से सिद्धों और नाथों का साहित्य जो है वह कबीर साहित्य को प्रभावित करता रहा है और भक्ति काल में कबीर साहित्य जो है, भक्ति काल में कबीर जो है स्वाधीन चिंता के सबसे बड़े स्तंभ रहे हैं और भक्ति काल में समाज सुधारक के रूप में संत कबीर का स्थान जो है वह सर्वोपरि रहा है, श्रेष्ठतम रहा है। तो इस तरह से हमने 2 वर्गों में साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांतों की चर्चा की और संक्षेप में यह बताया कि साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत विधेयवादी प्रणाली के अंतर्गत या वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत लिखा गया साहित्य इतिहास ही जो है वह आलोचकों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। तो हम समझते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं के बीच साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांत स्पष्ट हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझने में दिक्कत हुई होगी तो यह ऑडियो क्लास है और जहां भी दिक्कत हो उस ऑडियो को पुनः चलाएं, सुने और समझें और हृदयंगम करें। तो इस तरह से 2 वर्गों के माध्यम से साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांत की चर्चा हुई, संक्षिप्त चर्चा हुई। यह चर्चा निश्चित ही लाभकारी रही होगी। तो इस चर्चा के साथ ही आज के वर्ग का समापन होता है। आगे के क्लास में हम अपने छात्र छात्राओं के लिए अगले विषय के साथ जो है सो पुनः उपस्थित होंगे।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।